ओके नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार नासिक चैप्टर ऑफ आईसीएसआई की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा कि हम लोग सी सीट एग्जाम, यस सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, इस एग्जाम के क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो ये लेक्चर है हमारा वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहेगा। यस, मैं आपको आज के लेक्चर में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक पहला चैप्टर क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। एंड सेकंड थिंग दोस्तों कि नासिक चैप्टर ऑफ आईसीएसआई पिछले 3 अटेम्प्ट में, अगर आप सीएस फाउंडेशन की बात करो, क्योंकि पहले सी सीट एग्जाम से पहले जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था सीएस फाउंडेशन, उसमें ऑल ओवर इंडिया 3 रैंक हमारे आ चुके हैं दोस्तों। तो उसी तरह हम लोग वही एक ट्रेडिशन आगे कंटिन्यू करेंगे। सी सीट एग्जाम में भी आपको डेफिनेटली यहां पे एक ग्रैंड सक्सेस मिलेगा, यह जिम्मेदारी नासिक चैप्टर ऑफ आईसीएसआई लेता है। दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बातों पे मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। बहुत ही फटाफट में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। आई नो कि बहुत बच्चों को कितने सब्जेक्ट ये पता होगा ही, लेकिन फिर भी जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं 2 मिनट में उनका एक रिवीजन में करा के देता हूं। दोस्तों आपको 4 पेपर हो गए, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हो गए। पहला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसके 35 एमसीक्यूज आएंगे आपको पेपर में, वो 50 मार्क्स के रहेंगे। सेकेंड सब्जेक्ट है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, 35 क्वेश्चंस अगेन 50 मार्क्स। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, 35 एमसीक्यूज आने वाले हैं, 50 मार्क्स के रहेंगे वो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर 35 एमसीक्यूज 50 मार्क्स, तो हर एक एमसीक्यूज कितने मार्क्स को होगा? सारे डाउट में आपके क्लियर करूंगा। वेट अ मिनट, राइट? मैं जब इकोनॉमिक्स पे लेके जाऊंगा आपको, तो उस इकोनॉमिक्स का पेपर कितने टाइम रहेगा, ये सारे कितने एमसीक्यूज रहेंगे, कितने मार्क्स को एक एमसीक्यूज कितने मार्क्स को रहेगा, सारे डाउट में आपके सॉल्व करूंगा। देन आफ्टर फोर्थ योर सब्जेक्ट इज करंट अफेयर्स, जिसके 15 एमसीक्यूज आने वाले हैं और वो 20 मार्क्स कैरी करेगा। अब आप देखोगे तो एक तरफ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन है 120 और आपको मार्क्स दिख रहे हैं 170 मार्क्स, राइट दोस्तों? और आपने तो सुना होगा कि सर 200 मार्क्स का पेपर है, 200 में से हमको 100 मार्क्स चाहिए, बराबर। तो 30 मार्क्स का क्या है सर? दोस्तों तो ये 30 मार्क्स का जो इंस्टीट्यूट ने नया एक चीज इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वाइवा वॉइस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है, उसके बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 30 मार्क्स इसके आपको मिलने वाले हैं। सो ऐसे करके 200 मार्क्स आपके हो गए, राइट? तो ये 4 सब्जेक्ट थे। अब मैं आता हूं मेरे सब्जेक्ट पे। हाँ, और टाइम कितना मिलेगा? 120 क्वेश्चंस के लिए आपको 120 मिनट्स मिलने वाले हैं। वाइवा वो 30 मार्क्स के लिए अलग से टाइम में भी अलॉट किया जाएगा दोस्तों। ओके, सेकंड और एक डाउट क्लियर कर दूं कि ये सारे पेपर एक ही दिन में होने वाला है। पहले जैसे नहीं कि पहले सीएस फाउंडेशन में 2 पेपर एक दिन होते थे, देन आफ्टर 2 पेपर नेक्स्ट डे होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपको ये सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में देने हैं। ओके, चलो और भी कुछ डाउट मैं आपको जब इकोनॉमिक्स बता रहा हूं तो उसमें मैं समझाता हूं करके। अब मैं आता हूं मेरे सब्जेक्ट पे। दोस्तों आपको दिख रहा है सी सीट एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स है, राइट, उसके कितने क्वेश्चंस आएंगे? जैसे कि मैंने आपको कहा कि 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो 50 मार्क्स कैरी करेंगे। अब इसमें बाइफर्केशन कैसे किया इंस्टीट्यूट ने वो समझ लो। आपको दिख रहा होगा दोस्तों 15 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट जो पूछने वाली है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सो इट विल कैरी योर 30 मार्क्स, 15 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। एंड बच गए अब कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन जो रहेंगे 1 मार्क्स ईच। सो ये हो गए तुम्हारे टोटल 50 मार्क्स के 35 क्वेश्चंस। दोस्तों मैंने आपको कहा था ना 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इनका कैलकुलेशन कैसे होता है? 15 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स ईच, दैट इज योर 30 मार्क्स, एंड 20 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स ईच, दैट इज योर 20 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए? 50 क्वेश्चन। तो समझ गया आपको कि 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आने वाला है। आपके दिमाग में दूसरा एक डाउट होगा, सर क्या ये एग्जाम हमको जैसे एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाके हमको एक बोलते हैं ना कि एक पेपर दिया जाएगा, उस पे पेंसिल से राउंड करना है क्या? तो नहीं दोस्तों, ये जो सी सीट एग्जाम है या सीएस फाउंडेशन भी था, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। यस, आपको एक सेंटर, ऐसे सेंटर पे भेजा जाएगा जहां ऑलरेडी कंप्यूटर्स के सेटअप होगा। आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के आपको ये ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ये एक चीज बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको चाहिए थी, सर बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
सो जय माता दी, अगर हमको इंट्यूशन से कि ये आंसर है चल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग न होने की वजह से हमारे मार्क्स कट होने के कोई चांसेस है ही नहीं दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरा, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? सर और मैडम ध्यान दीजिएगा, आपको हर सब्जेक्ट में अगर पास होना है तो कितने मार्क्स लगेंगे? एटलीस्ट 40% मिनिमम मार्क्स लगेंगे सर। कितने लगेंगे? 40%। मतलब अगर इकोनॉमिक्स का 50 मार्क्स का पेपर है दोस्तों, तो आपको 20 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे सब्जेक्ट वाइज। एग्रीगेट 50% है, 200 में से 100 मार्क्स लाने, ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको सब्जेक्ट वाइज भी यहां पे क्राइटेरिया दे दिया है। मतलब आपको 50 मार्क्स के पेपर में से एटलीस्ट मिनिमम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में या कोई भी उन 4 सब्जेक्ट्स में कितने चाहिए दोस्तों? 50 मार्क्स का पेपर है तो 20 मार्क्स। तो सर 20 20 20 80 ईच होते हैं, 100 तो नहीं होते बेटा। क्या कहा? मिनिमम क्राइटेरिया। एग्रीगेट तो 50% है ही। फॉर एग्जांपल, ये डाउट दूर करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, राइट? ध्यान देना बोर्ड पे। मेरे कितने सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट में मुझे मिलते हैं 50 मार्क्स, 50 में से 50 आउट ऑफ, यस सर। सेकेंड में मुझे मिलते हैं 30 मार्क्स, और इकोनॉमिक्स में मुझे मिलते हैं सपोज 15 मार्क्स, एंड फोर्थ सब्जेक्ट में भी मुझे मिलते हैं 50 मार्क्स। टोटल कितनी हो गई दोस्तों? सर टोटल हो गई हमारी 145, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कितना होता है? यस 50 और 50 100, यस 145 टोटल हो गए। 200 में से पासिंग के लिए कितना चाहिए था? 100 मार्क्स चाहिए थे। आपको कितने मिले? 145। लेकिन सर क्या आपने इकोनॉमिक्स में मिनिमम सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया पास किया क्या? नहीं किया सर। कितना लग रहा था मिनिमम? 20 मार्क्स लग रहे थे सर आउट ऑफ 50, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कितना दिया है? 40% आपको चाहिए। सो इसीलिए दोस्तों भले आपने 145 मार्क्स लाए, लेकिन आप क्या हो गए? फेल हो गए। तो मिनिमम यहां पे अगर इकोनॉमिक्स में 20 मार्क्स होते ना दोस्तों, तो आप डेफिनेटली पास हो जाते। समझ में आ रहा है? तो आपको मिनिमम 100 ही चाहिए। एग्रीगेट 100 ही चाहिए, 50%, राइट? लेकिन सब्जेक्ट वाइज आपको दिमाग में रखना हो कि हर सब्जेक्ट आपको अच्छे से इतना तो प्रिपेयर करना है कि आप 20 के ऊपर जाओ ही उसमें। समझ रहा है दोस्तों? आई होप ये बेसिक बातें बताना बहुत जरूरी था। अगर आप कहते हो कि सर हमको हर सब्जेक्ट में 25 मार्क्स मिलेंगे तो चलेगा ना, 100 मार्क्स लेके आओ, विषय खत्म, पास हो गया आप। लेकिन मिनिमम सब्जेक्ट वाइज 20 के ऊपर रखो। ओके, तो ये भी मैंने डाउट क्लियर कर दिया। जिन बच्चों को पहले से पता था बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता था एटलीस्ट वो डाउट उनका अब यहां पे क्लियर हो गया, राइट? अब हम जाते हैं हमारे सब्जेक्ट। तो दोस्तों हम इसमें कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स की। मैं आपको ये बताऊंगा इस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स है। तो आप देखोगे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देयर आर 8 चैप्टर्स। लेकिन मैं अब आपको यहां पे हम लोग बात करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर की, जो आपको कहीं ना कहीं आपने 12th में पढ़ा भी होगा, राइट? क्या नाम है? बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। अब आपको लगेगा अरे सर इतना इजी है, हम तो आराम से पास हो जाएंगे, हम क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो थियरी है, हम तो पढ़ लेंगे, राइट ना बेटा? लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स को थियरी सब्जेक्ट समझ रहे हो तो ये आपकी एक गलती है। सर मुझे बताना 12th में जिन बच्चों ने 12th में ये एग्जाम मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट देके पास हो गए हैं, उनको मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि बेटा इकोनॉमिक्स क्या है? ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, ये हमको लर्न करके हम इसमें पास नहीं हो सकते, और ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम में तो डेफिनेटली नहीं हो सकते। आपके सामने मेरा क्वेश्चन ये है कि इनकम और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है? बताओ, इनकम एंड डिमांड में क्या रिलेशनशिप है? या फिर क्वेश्चन आएगा देयर इज अ डैश डैश रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ऑप्शन ए डायरेक्ट रिलेशनशिप, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। कुछ बच्चों का कहना है सर, वापस एक बार पूछ रहा हूं कि क्या रिलेशनशिप है इनकम एंड डिमांड में। कुछ बच्चों का कहना है सर इनडायरेक्ट नहीं, यहां पे इनवर्स लिखता हूं मैं, इनवर्स। डायरेक्ट या इनवर्स? कुछ बच्चों का कहना है सर कि ये आप आंसर लिख दो, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? इनकम एंड डिमांड। आप मुझे बताओ ये सही है कि गलत है? अगर दोस्तों जो कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं आई नो, लेकिन जिन बच्चों का कहना है सर इनकम एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, उन्हें मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं कि आप मुझे जो आंसर कर रहे हो बेटा वो इस पे कर रहे हो कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यस सर, ये हमने 12th में पढ़ा था। व्हेन प्राइस रेज डिमांड फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड रेज। ये हमने पढ़ा था सर, जब प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि हम कंज्यूमर एंगल से वो चैप्टर देखते थे। और प्राइस
बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई क्या इट हैज इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन सर ध्यान से देखना, आपको एग्जाम में एमसीक्यूज क्या पूछ लिया गया था, इनकम एंड डिमांड का। दोस्तों मुझे कहना कि अगर कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ रहा है, कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसका डिमांड भी बढ़ेगा ना। सो इफ इनकम इंक्रीज योर डिमांड ऑल्सो इंक्रीज, एंड इफ इनकम डिक्रीज योर डिमांड ऑल्सो डिक्रीज। तो अगर इनकम बढ़ रहा है तो आपका डिमांड बढ़ेगा, और इनकम कम हो रहा है तो आपका डिमांड कम होगा। सो इसीलिए इनकम एंड डिमांड का अगर आपको सवाल आया तो कौन सा रिलेशनशिप रहेगा, डायरेक्ट, तो आपका आंसर ए था। बहुत बच्चे क्या करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, क्योंकि डिमांड रिलेशनशिप आया, डिमांड है, अच्छा इनवर्स होगा, ऐसे नहीं करना है। ध्यान से देखना वहां पे प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप दिया है या इनकम एंड डिमांड का। समझा दोस्तों? तो ये कंसेप्चुअल है। हम अगर ऐसा पढ़ेंगे ना तो पास होने के, आउट ऑफ मार्क्स लाने के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों, राइट। और इसी तरीके से मैं आपका पूरा इकोनॉमिक्स खत्म करूंगा। हम लोग आज बहुत कम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे कल से परसों से मैं कुछ बेसिक डेमो लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूं। बाकी के लेक्चर्स तो आप इंक्वायरी कर सकते हो और हम आपको कम्युनिकेट करेंगे कैसे आप तक हमारे लेक्चर्स आएंगे करके। लेकिन कुछ पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर लूं। पहला चैप्टर हम रीड करना चालू करते हैं, थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट। तो अब यहां पे ये जो दिया है थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्या है मीनिंग पढ़ो पहले तो। Meaning of demand. Demand is an economical principle referring consumer desire to purchase goods and services and willingness to pay a price for specific goods and services. सर यहाँ पे तो इन्होंने इतना ही दिया है, लेकिन हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ को डिमांड होने के लिए कितने पॉइंट्स आप कंसिडर करोगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए, यस सर। फिर क्या होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए देने की। और फिर क्या होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए, एबिलिटी टू पे, राइट दोस्तों। तो आपको ये तीन चीजें अगर है, क्या आपका सबसे पहले डिजायर, उसके बाद आपका एबिलिटी टू पे, क्या आपके पास उतने पैसे हैं क्या, और तीसरा विलिंगनेस टू पे। अगर ये तीन चीजें हैं दोस्तों तो ही वो क्या कहलाया जाएगा, डिमांड कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रास्ते पे एक बेगर बैठा है, राइट। एक ऐसा बंदा जो जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, वो ऑडी कार देखता है, उसे ऑडी कार खरीदनी है, तो क्या उसे डिमांड में इंक्लूड किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा सर, क्योंकि वो सिर्फ क्या है, डिजायर है उसकी, क्या है, डिजायर है। तो डिजायर कभी भी डिमांड नहीं हो सकता, ओनली डिजायर कभी भी डिमांड नहीं हो सकता। चलो सर उसके पास पैसा भी आ गया, राइट। एक ऐसा बंदा है जो बहुत पैसा रखता है खुद के पास, लेकिन उसको पैसा खर्चा करने की इच्छा ही नहीं होती। सो सर डिजायर है, एबिलिटी है, लेकिन विलिंगनेस नहीं है, क्या डिमांड होगा, क्या नहीं होगा सर। तो क्या चाहिए, डिजायर भी होना चाहिए, एबिलिटी भी होना चाहिए और विलिंगनेस भी होना चाहिए। ये तीन चीजें अगर है तो उसे क्या कहा जाएगा, डिमांड कहा जाएगा। और याद रखना दोस्तों कि जब जब डिमांड का आपको रेफरेंस आएगा, मैंने क्या कहा, जब जब आपको डिमांड का रेफरेंस आएगा तब तब पर्टिकुलर प्राइस और टाइम, ये दोनों चीजें वहां पे होने चाहिए, और कितने क्वांटिटी वो खरीद रहे हैं, तो ये डिमांड स्टेटमेंट आपका क्या होगा सर, कंप्लीट होगा। देखो उन्होंने इतना डिटेल में नहीं बताया, लेकिन दोस्तों ये 12th में हमने पढ़ा था, राइट। तो ये नॉलेज हमारे पास होना जरूरी है। इतने 2 लाइन से हमको समझा गया, नहीं समझा ना, तो इस पे अगर क्वेश्चन आ गया तो ओके। नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाट, योर लॉ ऑफ डिमांड। क्या दिया है उन्होंने आपको, लॉ ऑफ डिमांड दिया है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है दोस्तों। स्क्रीन पे आपका ध्यान होना चाहिए सबका। सबसे पहले आपका सवाल है, सर लॉ ऑफ डिमांड पे क्या क्वेश्चन आएंगे सर। ये हमारा थियरी पेपर नहीं है, हमको रटना कुछ भी नहीं है बेटा। सबसे पहले किसके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है लॉ ऑफ डिमांड, दो चीजों के बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बोलो क्या, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये एक वर्ड आता है, बराबर दोस्तों। लॉ ऑफ डिमांड पहले तो किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। अब मैं कुछ बातें आपके साथ करने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनना और मुझे आंसर करना यस और नो। दोस्तों एक कमोडिटी का डिमांड कितने चीजों पे रिलाय करता है, कितने चीजों पे निर्भर करता है। सबसे पहले बट ऑब्वियस है क्या, उसका प्राइस। उसके बाद सेकेंड थिंग क्या रहेगा सर, प्राइस के बाद हो सकता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस हो,
मतलब चाय पी रहा था मैं, कॉफी का प्राइस अचानक से कम हो गया, तो हो सकता है टी का डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस चेंज होने से भी क्या अफेक्ट होता है? यस सर, होता है। ओके, वेरी गुड। और बताना मुझे, लोगों का इनकम बढ़ गया सर, लोगों का क्या हो गया? इनकम बढ़ गया। तो इनकम बढ़ने की वजह से भी क्या मेरे डिमांड पे, कमोडिटी के डिमांड पे क्या असर होगा? यस सर, डेफिनेटली होगा। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ चेंज हो गई, डिमांड पे अफेक्ट होगा, हो सकता है। और ऐसे अनगिनत कारण रह गए जिसकी वजह से डिमांड पे क्या होता है? अफेक्ट होता है, डिमांड पे फर्क पड़ता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, हाँ सर बोलो ना, हमारे लॉ ऑफ डिमांड में जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ोगे तो वहां पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया है। क्या वर्ड यूज किया है? बचपन में भी हमने पढ़ा था, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट, भावनाओं को समझ लो। अदर थिंग्स रिमेन व्हाट? कांस्टेंट। मतलब सर प्राइस को छोड़ के ऐसी जितनी भी बातें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करेंगी, वो हम क्या अज्यूम करते हैं कि उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और जब हम ये लॉ स्टडी कर रहे हैं उस वक्त तो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे सर। और आपको इतना ही नॉलेज वहां पे दिया गया था। और एक चीज आपको लॉ ऑफ डिमांड में समझाई गई थी दोस्तों, क्या समझाया गया था? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और इसका मतलब यह था कि जब आपकी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी, तब मुझे बताना कि जब आपके कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तब उसका डिमांड कम होगा, और प्राइस कम हुई तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। यस और नो दोस्तों? यस। तो यहां पे इसका शेड्यूल कैसे बना था? फॉर एग्जांपल प्राइस है 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज। तो प्राइस बढ़ रहा है कि कम है? 1 से लेके 4 सर बढ़ रहा है। तो क्वांटिटी डिमांडेड पहले होगा 50 kg, फिर 2 रुपए पे और कम हो गया 40 kg, 3 रुपए पे और कम हो गया 30 और 20। तो देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ? कम हुआ। सो ये इस तरह से हम अगर पढ़ेंगे ना, तो कंपेयर टू आपके मॉड्यूल में आप सिर्फ क्या करने वाले हो? वहां पे थ्योरी पढ़ोगे, यहां पे हम प्रैक्टिकल चीज आपको समझाने वाले हैं। और एक्सपांशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, ये सारे कंसेप्ट हम धीरे धीरे करके सीखने वाले हैं दोस्तों। होप सो आपको ये पहला लेक्चर समझा होगा। ऐसे बहुत लेक्चर आने वाले हैं, राइट? हमारे इंस्टीट्यूट में क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? या फिर सारी प्रोसीजर रेडी हो गई। अब सिर्फ अनाउंसमेंट जो हमने आज की है, आपको इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछना है कि कब हमारे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, राइट? बहुत ही जल्द ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। और भी आपके कुछ डाउट रहे आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हो, राइट? इकोनॉमिक्स के आगे के सेशन कैसे होंगे सर, कब आएंगे, क्या आएंगे? बहुत जल्द वो सेशन आने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई चालू कीजिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।